Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel कॉमर्स मंत्र by योगेंद्र सर। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि इतने दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया। हमारे स्कूल में भी प्रैक्टिकल चल रहे थे, प्रैक्टिकल्स में बिजी थे, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूं। और जो इनकम टैक्स के बच्चे वेट कर रहे हैं अपने सिलेबस के लिए, एग्ज़ाम आर इन हैंड, एग्ज़ाम आने वाले हैं और उनका भी सिलेबस पूरा नहीं है, उनके लिए भी मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। तो आप चिंता नहीं करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साह का काम करता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। किस सेंस में खास होने वाली है? आज आपको मैं आपके 12th क्लास का सिलेबस बताने वाला हूँ। 12th क्लास के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में क्या है, उन टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, जिसका कोड 055, 12th क्लास के लिए अकाउंटेंसी, अभी आपका सेशन शुरू हुआ है तो आपको सिलेबस अगर पता होगा तो आप शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूँ क्लास 12th के सिलेबस की, तो क्लास 12th के सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कौन से 3 वो पार्ट हैं? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो 5 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट। इनमें क्या है, इनकी क्या खासियत है, क्या चीज़ इसमें छोड़ी हुई है, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा चीज़ें बताऊं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। जब मैं पार्ट ए की बात करता हूं तो पार्ट ए में 3 यूनिट कवर है। पार्ट ए में 3 यूनिट कवर है। पहली यूनिट क्या टाइटल है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहली यूनिट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम छोटे शब्दों में क्या जानते हैं? एनपीओ। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 11th में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 11th में आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़कर आए हैं, फाइनल अकाउंट पढ़ करके आए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनाना सीखा है। अब फाइनल अकाउंट हमें केवल सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं करेंगे, और चीजों के भी पढ़ने हैं। और वो क्या है, उसमें सबसे पहला नाम यूनिट फर्स्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस मकसद से नहीं बनाई है, इस एम से नहीं बनाई है कि हमें कुछ प्रॉफिट कमाना है। वो तो एक किस्म से समझिए चैरिटी पर्पज से बनाई गई है, सेवा के भाव से बनाई गई संस्थाएं हैं। अभी बड़े शॉर्टकट में चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हम सेवा भाव से कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई संस्था बना रहे हैं, उसका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है, तो भी उसके अकाउंट तो बनाओगे। जब उसके अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या नियम लगते हैं, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये 10 मार्क्स का है। आपके लिए आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। जब मैं यहाँ सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो एक बात मैं और आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि हम कोरोना काल में जी रहे हैं, और कोरोना काल मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी आज की तारीख में एट प्रेजेंट जो सिलेबस है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कल ये सिलेबस अगर रिड्यूस हो जाता है या कोई और बात होती है, दैट विल बी डिफरेंट थिंग, बट आई विल टेल यू फर्स्ट। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आप चिंता नहीं करिए उस चीज़ की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट हैं जो हमें लर्न करने हैं, और उनमें जब हम फिल करते हैं अमाउंट तो किस तरह से, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ये सब चीज़ें मैं सिखाऊंगा, डिटेल में सिखाऊंगा। कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इसी के लिए रखे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट में क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आप देख सकते हैं 30 मार्क्स इसके लिए हैं। इसका मतलब आपके एग्जाम में लगभग 30 मार्क्स का ये आने वाला है, पार्टनरशिप फॉर्म। यहां भी हम क्या सीखने वाले हैं?
फाइनल अकाउंट ही है बेसिकली। हम बहुत सारी चीजें पार्टनरशिप की सीखेंगे, लेकिन अल्टीमेट मकसद तो वही होगा कि हम किस तरह से फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप अकाउंट को अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये सिस्टमेटिक आप पढ़ेंगे, एक सिस्टम से एक प्रोसेस से पढ़ेंगे, तो ये भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये पक्की सी बात है। जब मैं वीडियो लेक्चर इस पर डालूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि ये डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हम बात करें, इसमें हम वैसे अंदर जाकर पढ़ेंगे क्या। मान लीजिए हम एक फर्म बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म। आप लोगों ने अगर सुना होगा आपसे पहले, हमारा एक पार्टनरशिप एक्ट है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार हम इंडिया में, भारतवर्ष में फर्म बनाते हैं। और फर्म नॉर्मली बिजनेस के पर्पज से ही बनाई जाती हैं, चैरिटी पर्पज से फर्म नहीं बनती हैं। तो हम बिजनेस के पर्पज से फर्म बनाएंगे, बिजनेस में इनकम होगी, हम उसे कैसे अकाउंट फॉर्म करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, हम फर्म बनाते कैसे हैं, और फर्म चलने के बाद अगर उसमें कोई चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। ये सब चीजें इसमें है। बहुत बड़ा सा कंसेप्ट है। हम जब फर्म बनाते हैं, जब हम अगर इसे चैप्टर वाइज बांट लें तो पहले चैप्टर में हम देखेंगे बेसिक्स, फर्म क्या है। फिर हमें एक चैप्टर इस बात का दिया हुआ होगा कि गुडविल क्या होती है और गुडविल का ट्रीटमेंट एक फर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, हम गुडविल की कैलकुलेशन क्यों करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर के रूप में मिलेगा हमें। तो गुडविल का कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन वही बात है, अगर सिस्टम से पढ़ेंगे, सिस्टम से नहीं पढ़ेंगे तो बस फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। वो फॉर्मूला सेम क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आपके लिए बहुत बढ़िया, और अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो आपसे बेकार भी कोई फिर नहीं है। तो हम चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसा आप इस चैनल के बारे में जानते हैं पहले से ही। हम अकाउंटिंग में गुडविल का ट्रीटमेंट विशेष रूप से जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट हो गई, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अगर एक नया पार्टनर आना चाहे, मान लीजिए 3 पार्टनर ने मिलकर फर्म बनाई, मान लीजिए 4 पार्टनर ने मिलकर फर्म बनाई, अभी 5वां पार्टनर और चाह रहा है कि भाई मुझे भी अपने पार्टनरशिप फर्म में ले लो, मुझे भी अपना हिस्सेदार बना लो, तो कैसे करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। फिर उस समय क्या अकाउंटिंग होती है, हम क्या ट्रीटमेंट चीज़ों का करते हैं, वो सब चीज़ें हमें सीखनी और देखनी होगी। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर पहले से जो है वो जाना चाहता है, वो कहता है कि अब मुझे फर्म में नहीं रहना है, तो ठीक है जाओ भाई, कौन रोक सकता है। अब नहीं रोक सकते तो उसके जाते वक्त हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या कोई पार्टनर मान लीजिए मर जाता है तो फिर डेथ ऑफ पार्टनर, हम वहाँ उस समय अकाउंटिंग क्या करेंगे, अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, यही चीज़ हमें देखनी और सीखनी है। हमारा तो पूरा फोकस अकाउंटिंग पर है। हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पार्टनर आएगा तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, पार्टनर जाएगा तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर पार्टनर गुजर गया, मर गया, डेथ हो गई, तब हम कैसे करेंगे, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। और अगर हमें फर्म ही खत्म करनी हो, अब पार्टनर के आने जाने की बात नहीं है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से हम एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, जिसे एक चैप्टर की फॉर्म, जो भी आप रेफरेंस बुक लेकर के रखेंगे अपने पास, उसके अनुसार वहाँ एक चैप्टर के रूप में आपको ये दिखेगा। ठीक है। इसके बाद में लेकिन अगर कंसेप्ट आप सीख गए, प्रोसेस से इस पार्टनरशिप फॉर्म को पढ़ना सीख गए, तो जो सबके लिए टेक्निकल होती है आपके लिए टेक्निकल नहीं होगी, आई गारंटी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन सिस्टम से पढ़िए, बताऊंगा आपको उस सिस्टम को भी धीरे धीरे। जब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, तो भी बिजनेस करने का ये भी एक तरीका होता है। हम कंपनी बना करके भी बिजनेस कर सकते हैं। ये कंपनी कैसे बनती है, तो हमने सुना होगा शायद आपने भी, द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, ये एक एक्ट है, उसमें नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों के अनुसार हम कंपनी को बनाने वाले हैं। और कंपनी के बनने के बाद पैसा कैसे लेते हैं, पैसा कहाँ से आता है, और किस तरह से शेयर इशू होते हैं, ये शेयर क्या होते हैं, ये सब प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, प्रोराटा किसको कहते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगी।
और अगर हमने इसे रटने की कोशिश की तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत बेकार हो जाएगी। कहाँ तक रटेंगे, कितने क्वेश्चन रटेंगे बच्चों, नहीं रट सकते हैं। तो हम इसमें मुख्य रूप से शेयर और डिवेंचर दो चीज़ों का जिक्र करने वाले हैं। शेयर्स कैसे हम इशू करते हैं, शेयर्स होते क्या हैं, शेयर कितने तरीके के होते हैं, और एक शब्द हमें देखने को मिलेगा डिवेंचर्स। ये डिवेंचर्स क्या होते हैं और डिवेंचर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, या जब इनका पेमेंट करना हो, हमें इनके पैसे वापस करने हो डिवेंचर होल्डर्स के, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। इस पैसे वापस करने को हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की क्या खासियत है, थोड़ा टेक्निकल और बड़ा पॉइंट हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर बेसिक से आपने इसको ध्यान से पढ़कर चले तो निश्चित रूप से आपके लिए आसान होगा, कोई टेक्निकलिटी आपको नजर नहीं आएगी। ये आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, सिस्टम छोड़ेंगे, प्रोसेस को छोड़ेंगे, तब आपको टेक्निकल लगेगा, तब आपको दिक्कत होगी, वरना बेहद आसान टॉपिक, बेहद आसान चीजें हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करें, इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि टीडीएस का कंसेप्ट होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये हमारे सिलेबस में 12th क्लास के सिलेबस से आउट कर दिया है, मतलब हमें ये नहीं पढ़ना है। टीडीएस का कंसेप्ट हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। ये क्या है, जब हम वहां पहुंचेंगे उस कॉन्सेप्ट पे तब आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स का है, और ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का। जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये एक्चुअली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, तो भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया, फाइनल अकाउंट जो हमने बनाया, उसको एनालाइज करना है। हमारे पास में इंफॉर्मेशन तो है, अब मैं बड़े देसी तरीके से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट याद करने वाले तरीके से नहीं बता रहा हूँ जो बुक में लिखे हुए हैं और आपको याद करने हैं, किसी के क्वेश्चन का आंसर करना हो तो आपको बस वही दे देना है 2 लाइन का आंसर, ऐसे नहीं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब हम एनालाइज करने की बात करते हैं, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, हमने मान लीजिए बैलेंस शीट बना ली। अब बैलेंस शीट बन गई, लेकिन उस बैलेंस शीट में डाटाज है हमारे पास में, उसमें तो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे रिजल्ट क्या निकलेगा। तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमारे पास में डेटर्स भी हैं, ऑफ कोर्स हमारे फाइनल अकाउंट से मिल जाएंगे हमें डेटर्स कितने हैं, हमारे पास में सपोज करिए सेल भी है, हमारे पास में प्रॉफिट्स भी हैं, ये सब चीज़ें मिलेंगी हमें, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेंगी, कुछ बैलेंस शीट में मिलेंगी। तो हमें इन्हें लिंक करना है, हमने लिंक कर दिया। हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट सपोज करिए 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ रुपीस, और हमारी सेल सपोज करिए 100 करोड़ रुपीस की है। दोनों इंफॉर्मेशन के रूप में तो ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें आपस में लिंक कर दें तो इसको हम कह देंगे अकाउंटिंग रेशियो हो गई है हमारी। हम कह देंगे कि 10% प्रॉफिट हमने कमाया है। बस ये एनालाइज करने का रूप है। फिर हम देखेंगे कि भाई हम पिछली बार कितना कमा रहे थे, हम देखेंगे हमारी जैसी कंपनियां और कितना कमा रही हैं। ये एनालाइज करना होता है। हिंदी का शब्द अगर मैं बोलूं तो विश्लेषण करना। तो हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 5 8 मार्क्स की है भाई, 8 मार्क्स की यूनिट 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, फिर मैं वही बात आपको समझाने के लिए कहूंगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इस साल मान लो 5 करोड़ रुपए का कैश है, पिछले साल हमारे पास 7 करोड़ रुपए का कैश था, या मान लीजिए 3 करोड़ रुपीस का कैश था। तो हम देख सकते हैं पिछली बार 3 करोड़ का कैश था, 3 करोड़ का कैश था, इस बार 7 करोड़ का कैश हो गया है, 2 करोड़ बढ़ गए, तो 2 करोड़ रुपए का कैश इंक्रीज हो गया। ये तो इंफॉर्मेशन है। हमें एनालिटिकल अगर इसे देखना है तो फिर बैलेंस शीट में लिखे हुए कैश से काम नहीं चलेगा। ये कैसे इंक्रीज हुआ, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, किन कारणों से ये 3 करोड़ से 5 करोड़ हो गया है। जब हम ये कारण ढूंढना चाहेंगे तब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें उन बातों का जवाब देता है जैसे जो मैंने अभी अभी बताई आपको, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का जवाब देता है। तो देसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट 5th यूनिट 8 मार्क्स अलॉटेड है इसके लिए, मतलब 8 नंबर का आएगा। अब ये जो दो टॉपिक है ना, यूनिट 4 और यूनिट 5, 12 और 8 मार्क्स, कितने के हो गए? 20 मार्क्स के। तो देखने में लग रहा है भाई 20 मार्क्स इसके लिए अलॉट हुए, लेकिन अब सुनिए आगे की बात, इनको 20 मार्क्स मत मानिए। क्यों? क्योंकि ये जो मैं थर्ड पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में बता दूं। यहां एक पहले पढ़ाता हूं, फिर से लिंक करके अभी बताऊंगा। यहां जो प्रोजेक्ट सी है, पार्ट सी है हमारा, इस पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में एक प्रोजेक्ट वर्क है। 11th में भी आपने एक फाइल बनाई होगी, आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा, लेकिन 12th में जो प्रैक्टिकल होगा, इस 12th के प्रैक्टिकल में आपको फाइल और वाइवा के साथ, प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा के साथ एक रिटन एग्जाम भी देना होगा, और ये रिटन एग्जाम 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है, यानी कि 20 मार्क्स का टोटल प्रोजेक्ट वर्क है आपका। उस 20 मार्क्स में 12 मार्क्स रिटन एग्जाम के होंगे। अब इस रिटन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जानते हैं कहां से आते हैं? वो इन्हीं से आते हैं। ये जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, मोस्टली रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट है ना, इन्हें आप 20 मार्क्स की मत मानिए। मेरे हिसाब से अगर देखते हैं, मेरी नज़र से अगर देखते हैं, तो आप इसे 20 + 12 32 मार्क्स की मान करके चलिए। यानी कि हमें इस पर फोकस करना है। 20 और 12 और 8 मार्क्स 20, और 20 और 12 32 मार्क्स। इसका मतलब आप इन टॉपिक्स को 32 मार्क्स का लेकर के चलिए, आपको हेल्प हो जाएगी। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। प्रोजेक्ट के बारे में 4 मार्क्स की आपकी वाइवा वॉइस होगी, और प्रोजेक्ट फाइल भी 4 मार्क्स की होगी। 12 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। मैं इन टॉपिक्स के बारे में जो हमारा सिलेबस 2021-22 के लिए है, 2021-2022 के लिए है, मैंने वो आपके साथ डिस्कस किया। अगर इसमें कोई चेंज होता है इन कमिंग डेज तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, लेकिन अगर किसी वजह से इसमें चेंज नहीं हुआ तो हम इसी सिलेबस को आपको YouTube पर पूरा बताने की कोशिश करेंगे, और आपको ये जब हम समझाएंगे तो फिर कोई डिफिकल्टी, फिर किसी ट्यूशन की, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कंसेप्ट समझा देंगे, हमारे इस चैनल से पढ़ने का मतलब होगा कि आप उसे दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। इट मीन्स आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो डेफिनेटली बहुत हाई होने वाला है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले मैं एक बात और कह दूं कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इधर हो जाता हूं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम जब अपने पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें सिलेबस पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको आज सिलेबस बताया। नए सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।